नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और सबसे पहले आइए आपको खबर दिखाते हैं बिहार के सासाराम से, जहां पर दो गुटों के बीच में झड़प हुई है और तनाव की स्थिति है। माहौल बिगड़ा इस झड़प के बाद। दरअसल कल ही रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान तनाव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आज दोपहर तक पत्थरबाजी शुरू हो गई। आपको बता दें कि इस पत्थरबाजी में यहाँ पर एक पुलिसकर्मी और एक व्यक्ति घायल हुए हैं। 2 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह सासाराम दौरे पर पहुंचने वाले हैं और स्थिति को देखते हुए धारा 144 यहां पर लागू कर दी गई है। अरे अभी सर थे, जिलाधिकारी महोदय थे, एसपी साहब थे। दोनों पक्ष की ओर से कुछ तनाव है, लेकिन सारा प्रशासन लगा हुआ है। हम लोग शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं और कुछ घर में थोड़ी सी लोग कुछ लगाया था आग वगैरह, वो बुझाया जा रहा है और दोनों पक्ष में थोड़ी सी नाराजगी है। हम लोग सबको स्थिति को नियंत्रण में। किस बात की नाराजगी है सर? अब सुनने में ऐसा कुछ खास स्पष्ट नहीं है, कोई बहुत स्पष्ट नहीं है। अभी एसडीओ साहब थे यहाँ पर, वो पूरी तरह हम तो बाद में आए, लेकिन अभी सब तरह शांति व्यवस्था है। हम लोग पूरा सभी प्रशासन यहाँ पर है, सारे पुलिस के जवान हैं। हम लोग स्थिति को देख रहे हैं। और अब अगली खबर पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आज फिर हिंसा की खबर है। हावड़ा के शिवपुर में पत्थरबाजी और आगजनी हुई है। कल जिस तरह से हिंसा हुई थी, उसके बाद पुलिस लगातार यहां पर हालात को काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। अब तक 36 लोगों को कल की हिंसा को देखते हुए गिरफ्तार किया गया है। कल भी रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा और आगजनी हुई थी। हालात सामान्य करने के लिए पुलिस को फ्लैग मार्च करना पड़ा। इसके बाद हालात शांतिपूर्ण थे, लेकिन आज अचानक शिवपुर में हिंसा की खबर आ गई। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के राज्यपाल और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से फोन पर बात की और वहां के हालात का उनकी जानकारी दी। हम इस वक्त हावड़ा के शिवपुर इलाका में हैं, जहां पे आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में राइट कंट्रोल पुलिस भेजा गया है, क्योंकि आज सुबह फिर से यहां पे पत्थरबाजी का घटना का रिपोर्ट आया था। पत्थरबाजी हुआ है। यहां पे आप देख सकते हैं कितने राइट कंट्रोल पुलिस यहां पे है और पुलिस का बताया जा रहा है कि कोई भी पत्रकार यहाँ इस बैरिकेड को क्रॉस करके उस तरफ सामने ना जाए, क्योंकि स्थिति अभी भी पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है। हम इस वक्त है हावड़ा के शिवपुर इलाका में, जहाँ पे पत्थरबाजी आज सुबह फिर से हुआ था। कल इसी इलाका में यहाँ पे पत्थरबाजी हुए थे और आज इस वक्त यहाँ पे और फोर्स भेजा गया है। राइट कंट्रोल पुलिस आप देख सकते हैं पूरी तरीके से है, टीयर गैस लेके यहाँ पे तैयार है। स्थिति के ऊपर काबू पाने के लिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस का कहना है कि आज फिर से यहाँ पे पत्थरबाजी का जो आप यहाँ पे, मैं अगर अपने कैमरा पर्सन को बोलूँ तो आप दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आज सुबह यहाँ पे जो घटना हुआ है। उसके बाद पुलिस पहले से ही थे, लेकिन और राइट कंट्रोल पुलिस डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि और ऐसे घटना ना हुए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधा विपक्ष पर आरोप लगाया है कि ये बीजेपी के द्वारा करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री का आरोप बीजेपी की तरफ है। बीजेपी कहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री का ये नाकामयाबी है, वो गृह दफ्तर के इंचार्ज है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं राइट कंट्रोल पुलिस पूरी तरीके से इलाका को बैरिकेड कर दिया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे पत्थरबाजी का जो स्थिति है वो उस तरफ अभी भी है। पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया है पुलिस ने, लेकिन यहाँ पे इस वक्त स्थिति थोड़ा बहुत काबू में पाने की कोशिश किया है पुलिस ने और काबू पाया है इस इलाका में। लेकिन ये वही इलाका है कल जहाँ पे जब रामनवमी का जुलूस निकाला था, तब यहीं पे जला दिया गया था जो गाड़ी है। ये थोड़ी देर आगे कल हम यहाँ पे फंसे थे, लेकिन आज यहाँ पे थोड़ी देर अगर हम उस तरफ चले, ये जीटी रोड है, शिवपुर इलाका है, तो वहाँ पे अभी भी स्थिति काबू में नहीं पाया है। रामनवमी के जो जुलूस है उसके बाद ये हिंसा पत्थरबाजी शुरू हुआ और आज इस वक्त यहाँ पे फिर से ये ऐसा जो इंसिडेंट है शुरू हुआ है। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान झड़प की तस्वीरें महाराष्ट्र से भी सामने आई। मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं मलाड, बिल्कुल यहां से कुछ ही दूरी पर झड़प कल हुई थी शोभा यात्रा के दौरान, जब एक चप्पल किसी ने फेंका। उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा था और इस मामले में 20 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसी खबर पर और जानकारी मौके से दे रहे हमारे सहयोगी सुनील सिंह।
रामनवमी के दिन मुंबई और महाराष्ट्र में अलग अलग इलाकों में शोभा यात्राएं निकाली गई। वैसे ही एक शोभा यात्रा मालवनी में भी निकाली गई थी। मैं यहाँ मालवनी में हूँ और जो शोभा यात्रा है वो यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर अंबोजवाड़ी से होते हुए यहाँ पर आई थी। यहाँ उसे कुछ देर के लिए रोक दिया गया था इसके आसपास ही, क्योंकि पास में ही बड़ी मस्जिद है जो कि 7 नंबर में आती है और वहाँ पर उस समय अजान और नमाज का समय हो चुका था, लिहाजा कुछ देर के लिए यात्रा यहाँ पर रोक दी गई थी। अंबोजवाड़ी से जो शोभा यात्रा है वो इसी रूट से होते हुए यहाँ 7 नंबर तक पहुँची और 7 नंबर में ये जो है एक बड़ी मस्जिद है जहाँ पर कि उस समय अजान चल रहा था, नमाज चल रहा था, तब आकर की यात्रा रोक दी गई थी। लेकिन जब यात्रा नमाज और अजान ख़त्म होने के बाद यहाँ पर पहुँची तब यहाँ पर कुछ लोग जमा थे और यात्रा में भी लगभग 8 से 10,000 लोग थे बताया जा रहा है। तो नारेबाजी की गई और नारेबाजी होने की वजह से दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हुई तो थोड़ा सा स्थिति तनाव में आ गई, लेकिन पुलिस चारों तरफ तैनात थी। जब से अभी हम देख रहे हैं कि पुलिस की गाड़ियां मौजूद है, पुलिस मौजूद है, तो स्थिति नियंत्रण में हो गई। फिर वो यात्रा धीरे धीरे इसी रूट से आगे बढ़ती रही 5 नंबर की दिशा की तरफ। यहाँ से तो शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा आगे निकल गई, लेकिन आगे जो हम देख रहे हैं जो पताका दिखाई पड़ रही है वो है दरअसल 5 नंबर का एक तरह से नाका कह सकते हैं। सवेरा टॉकीज, यानी कि पहले सवेरा टॉकीज एक सिनेमा टॉकीज थी, वो वहाँ थी, उसको सवेरा टॉकीज के स्थान के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर फिलहाल एक मस्जिद बनी हुई है जो कि 4-5 साल पहले ही बनी है और आरोप ऐसा है स्थानीय लोगों का कि वो एक अवैध मस्जिद है। अब हम आ गए हैं ये मस्जिद के पास 5 नंबर। दरअसल ये वो जगह है जहाँ पर कि हंगामा हुआ, चप्पल फेंका गया और पत्थर भी फेंका गया और जिसके बाद दोनों समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे के सामने आ गए। आज दिन भर पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर लगा हुआ है, शांति बनाए रखने की कोशिश की गई है और हम देख रहे हैं कि यहाँ का जनजीवन बिल्कुल सामान्य है। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि आखिर वो कौन है जो मुंबई और महाराष्ट्र की सामाजिक समरसता को बिगाड़ना चाह रहा है और लोगों में एक तरह से सांप्रदायिकता का जहर घोल रहा है। बहरहाल पुलिस ने मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये सवाल अभी बना हुआ है कि क्या कहीं ये सब कुछ एक साजिश के तहत तो नहीं किया गया। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और अब आइए इंदौर का रुख करते हैं। रामनवमी के मौके पर बेलेश्वर महादेव मंदिर में कल जो हादसा हुआ था उसमें कुल 36 लोगों की मौत हुई है। आज एक और व्यक्ति का शव अंदर से निकाला गया। कल मंदिर में बावड़ी की छत धंस गई थी और बड़ी संख्या में लोग 40 फीट गहरी बावड़ी में गिर गए थे, जिनमें से 18 लोगों को ही बचाया जा सका था। अब इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। धारा 304 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, इसलिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और राहत और बचाव कार्य में किस तरह से मुश्किलें आ रही हैं, इसको जानने के लिए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने बात की है NDRF के अधिकारी से। सर, आप लोगों ने पूरा रेस्क्यू का काम अब पूरा हो गया यहाँ पर? सर, अभी जो प्रशासन के द्वारा हमें सूचना थी कि एक विक्टिम की डेड बॉडी ट्रैप्ड है, उसको हमारी टीम के द्वारा अभी रिकवर कर लिया गया है। अभी टीम के द्वारा फाइनल सर्च किया जाएगा, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के आधार के अनुसार अगली कार्रवाई। जगह जगह पर राहत और रेस्क्यू का काम करते हैं, लेकिन एक 40 फीट गहरी बावड़ी में कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था और कैसे इसको अंजाम पहुंचाया आपने? सर, ये चैलेंजिंग इसलिए था कि पुरानी बावड़ी थी, इसकी दीवारें भी जर्जर थी और इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल थे जिनको हमारे रेस्क्यूअर्स ने अपने कटिंग इक्विपमेंट और अपनी प्रशिक्षण के माध्यम से उनको रिमूव किया और उसके बाद में लोगों की डेड बॉडी रिकवर की। खास तरह के इक्विपमेंट जिनकी आपको जरूरत पड़ी हो यहाँ पर बावड़ी में? बावड़ी में सर हमारी ट्रेनिंग के अनुसार बहुत सारे हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें कटिंग इक्विपमेंट्स हैं या फिर चिपिंग हैमर के माध्यम से हम सीजिंग करते हैं और जो बड़े ब्लॉक्स होते हैं उनके टुकड़े करके जैसे हमने बाहर निकाले। तो सारा पानी और गाद अब निकल गया क्या बावड़ी से?
पानी और गाद लगभग हमने निकाल दिया है, और जो मलबा था वो भी आधे से ज़्यादा निकल चुका है। उसके बाद में अभी एक्सटेंसिव सर्च किया जाएगा। और उसमें कितनी फीट गहराई तक जाना पड़ा आप लोगों को यहाँ पर? इसकी गहराई लगभग 60 फीट सर। 60 फीट तक। सर आपका शुभ नाम और आपका पोस्ट? इंस्पेक्टर श्रीनिवास मीना, 11वीं वाहिनी, NDRF वाराणसी। बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के पास एक ऐसे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया जो मुफ्त में MBBS पढ़ाएगा। निजी कॉलेजों की बात करें तो यहाँ पर फीस 80 लाख से लेकर करोड़ तक की होती है। ऐसे में यहाँ की बात करें तो जो छात्रों का एडमिशन है उसका चयन नीट के जरिए ही होगा। ये रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु से सटे चिकबलापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, इसे MBBS की 100 सीटें दी गई है। निजी कॉलेज इस कोर्स के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए वसूलते हैं। लेकिन इस कॉलेज में न सिर्फ कोर्स फ्री होगा बल्कि यहां रहना खाना भी मुफ्त होगा। आखिर कैसे, बता रहे हैं इसके संस्थापक सदगुरु श्री मधुसूदन साई। ये हमारे 10 अस्पताल हैं जो भारत भर में चल रहे हैं, वो सब फ्री चल रहे हैं। और ये सब कैसे हो रहा है? हमारा यूनिवर्सिटी भी फ्री चलता है जहाँ पर साइंसेस है, ह्यूमैनिटीज़ हैं और भी कई कोर्सेस है, म्यूज़िक है, फाइन आर्ट्स है। तो ये सब हमारे कई फॉलोअर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे देश विदेश से हमें सपोर्ट मिलता है और हम 30 से अधिक देशों में कार्यरत हैं। तो वहाँ पर हमारे 30 से 40 फाउंडेशंस हैं, उनके द्वारा हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। और हाल ही में जब ये सब यहाँ शुरू हुआ तो बहुत सारे जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्यक्रम जो अब चल रहा है उसके द्वारा भी हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। बहुत सारे इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपिस्ट्स भी आगे आ रहे हैं हमें हमारी मदद करने के लिए। तो इन सभी का जो है एक मिला जुला प्रयत्न है ये। इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। MBBS का मुफ्त कोर्स करवाने का दावा करने वाली इस संस्था का एक मुफ्त अस्पताल भी है। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि वहां काफी भीड़ थी। You can see the pharmacy here where medicines are distributed free. जैसा कि आप देख सकते हैं कि फार्मेसी के आगे काफी भीड़ है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सभी दवाएं मुफ्त में दी जाती हैं और मरीजों को अपने इलाज के लिए जो भी सुविधा चाहिए वो भी यहाँ पे मुफ्त है, फिर चाहे वो किसी भी तबके का हो। हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते। वसुधैव कुटुंबकम is given totally free of cost. OT की सुविधाओं से लेकर नवजात शिशु सबों का इलाज मुफ्त। बुजुर्ग मंजूनाथ भी खुश हैं इलाज से, जो पास के ही गांव में रहते हैं। मेरे पैर में समस्या थी, अब सब इलाज मुफ्त में हुआ। MBBS की शिक्षा मुफ्त, रहना खाना सब कुछ मुफ्त। और यहाँ के अस्पतालों में मैंने देखा कि जरूरतमंदों का इलाज भी मुफ्त हो रहा है। निश्चित तौर पर यह एक सराहनीय प्रयास है। चिकबलापुर, बाहरी बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर आपको हम दिखाते हैं गुजरात हाई कोर्ट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा पर सवाल उठाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने PM की MA की डिग्री को सार्वजनिक करने की मांग की थी, तो गुजरात हाई कोर्ट ने इसे तुच्छ और भ्रामक पिटीशन बताते हुए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। गुजरात हाई कोर्ट का ये जो फैसला है ऐसे वक्त में आया है जब अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से PM मोदी की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाने शुरू किए हैं। इस फैसले के बाद गुजरात हाई कोर्ट का जैसे ही फैसला सामने आया, केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितने पढ़े लिखे हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया, क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद खतरनाक है। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कोई नया विषय नहीं है। आज से पहले भी कई बड़े लोगों के ऊपर, राजनीतिक लोगों के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने इसी प्रकार की टिप्पणियां की थी और बाद में हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। अरविंद केजरीवाल जी पे कोर्ट ने फाइन लगाया है और ये जो अरविंद केजरीवाल जी का तरीका है, ये कहीं ना कहीं उनके बौखलाहट को दर्शाता है, उनके फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। जब उनके मंत्री
कमीशन खोरी के चक्कर में, शराब घोटाले के चक्कर में आज जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं, उन्हें बेल नहीं मिल रहा है कोर्ट से, तो स्वाभाविक रूप से ये फ्रस्ट्रेशन उनको उनके चेहरे पर दिख रहा है और उसी का नतीजा ये सब कुछ है। और आज से आईपीएल के 16वें सीजन का आगाज हो रहा है। पहला मुकाबला चैंपियन गुजरात और चेन्नई के बीच है और टॉस जीतकर गुजरात ने गेंदबाजी का फैसला किया है। कुछ ही देर में ये मैच शुरू होने जा रहा है। 2 महीने के दौरान 10 टीमों के बीच 74 मैच खेले जाने हैं। 5-5 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है, जिसके बाद प्ले ऑफ और एलिमिनेटर के बाद फाइनल मैच अहमदाबाद के ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।